हे गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, ये विजन की 17 दिसंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो साइंटिस्ट डेवलप्ड फर्स्ट लिविंग रोबोट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होती है। तो वर्ल्ड का जो फर्स्ट लिविंग रोबोट है, जिसे जीनोबोट भी बोला जा रहा है, जिसे बनाया है अफ्रीकन क्लोड फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नेम है जीनोपस लेविस, उसके स्टेम सेल से इस रोबोट को बनाया गया है और इसी वजह से इसका नाम जीनोबोट रखा गया। फाइन। जीनोबोट है क्या? दे आर लेस देन अ मिलीमीटर वाइड एंड कुड मूव, वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स एंड सेल्फ विल। मतलब एक तरह का रोबोट है, मतलब कि ह्यूमन की तरह एक्ट करेंगे। छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल आपस में काम भी कर सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि स्टेम सेल से बनाया गया, तो स्टेम सेल्स क्या होती हैं? अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी और सेल टाइप्स में भी डेवलप हो सकते हैं। फाइन। नाउ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक एंटायरली न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम एनी एनिमल और प्लांट टू क्रिएट फर्स्ट एवर सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिविंग रोबोट्स। देखो, एक्चुअल में क्या है? ये रोबोट है, लेकिन ऐसे रोबोट है क्योंकि लिविंग है तो इसलिए इन्हें लिविंग रोबोट बोला जा रहा है। तो पहली बार साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं खुद, लेकिन इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम एनी प्लांट और द एनिमल। फाइन। रिसर्चर्स ने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है, जिन्होंने एक क्या किया है, डिजाइन किया है अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग जीनोपोड्स इनटू अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब कि हम जीनोबोट्स को एक तरह से ऑर्गेनिज्म में कैसे हम उसको बना सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की यूज करी है। अनलाइक इन क्लोनिंग, देखो इस क्लोनिंग में क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल सा जो डीएनए है उसको लेते हैं और उसको सेम मैनर में डेवलप करते हैं। ठीक है। और फिर बिल्कुल क्लोनिंग मतलब आपकी जीरोक्स कॉपी बन जाएगी। ठीक है। लेकिन वो क्लोनिंग की तरह नहीं है। ठीक है। अनलाइक इन क्लोनिंग वेयर डीएनए फ्रॉम वन इंडिविजुअल इज यूज्ड टू ग्रो द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दैट इंडिविजुअल। जो ये सेल्स हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इन सेल्स को हार्वेस्ट किया जाएगा फ्रॉम डिफरेंट एम्ब्रॉयज, जिसको फिर यूज किया जाएगा टू क्रिएट ऑर्गेनिज्म। वो अपने पेरेंट्स स्पीसीज से लेकिन रिजेंबल नहीं करेगा। ठीक है। मतलब जैसे आप हो, आप अपने मम्मी पापा से क्या करते हो, बिल्कुल उनके जैसे तो नहीं दिखते हो ना, कुछ रिसेम्बलेंस खाते हो। ठीक है। तो ये भी जो रिप्रोड्यूस करेंगे वो वैसे ही होंगे। फाइन। अब जीनोबोट की क्या एप्लीकेशन हो सकती है? सबसे पहले क्या करते हैं, ये सी और लैंड दोनों में प्लास्टिक पोल्यूशन को क्लीन अप कर सकते हैं। अगर हम इसको मैमेलियन स्टेम सेल से बनाते हैं, मतलब मैमल्स के, अभी हमने फ्रॉग केक बनाया है। ठीक है। तो जीनोबोट्स को आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो टू फॉर्म लेंसेज टू रिस्टोर द विजन। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये प्लेग को भी क्लीन अप कर सकते हैं, जो कि हार्ट ब्लॉक या ब्रेन डैमेज करता है, और इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो टू अटैक एंड द रिमूव कैंसर सेल। फाइन। नेक्स्ट न्यूज है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट ऑन द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो कहीं दी जो हमारी न्यूज है इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। देखो डाटा की बात है, देखो ऐसे इकोनॉमिक में होगी, लेकिन इंटरनल मैंने ऐसे बोल दिया। ठीक है। सॉरी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को पहली बार ले गया था 2019 में, और इसको रेफर किया गया था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए, ताकि वो उसको एग्जामिन कर सके। फाइन। तो तब से क्या 2019 से जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस रिपोर्ट पे काम कर रही है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन दिए हैं कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट करो। मतलब कि क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करना था। ठीक है। तो उसने बार बार की जो डेडलाइन थी वो रहेगी, तो बार बार उसको एक्सटेंशन दिया। फाइन। तो अभी क्या जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसका काम किया है, जो भी हमारे इंडिविजुअल का जो पर्सनल डाटा उसको प्रोटेक्ट करना है, ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रोसेसिंग सच पर्सनल डाटा, और इसके लिए एक डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी एस्टेब्लिश किया गया था। रिकमेंडेशन क्या किया इन्होंने? सबसे पहले क्या किया था, डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो नेम है उसको हटा के क्या कर दिया था, पीडीपी बिल कर दिया था। इसके अलावा क्या किया था, एक सिंगल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए थे पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा के लिए। ठीक है। मतलब कि अभी इसने क्या रिकमेंडेशन किया, अभी क्या था, पर्सनल डाटा अलग होता है, नॉन पर्सनल डाटा अलग होता है। तो इन्होंने बोला है कि सिंगल ही एक लाना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन बिल, जो पर्सनल डाटा और नॉन पर्सनल डाटा दोनों के साथ डील करे। इसके अलावा इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि सेंसिटिव और जो पर्सनल डाटा होता है उसकी एक मिरर कॉपी होनी चाहिए विद फॉरेन एंटिटीज अलोंग विद द रिस्ट्रिक्टिंग क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। मतलब कि कहाँ पे हमने कौन से फॉर बॉर्डर में हमको शेयर करना है, क्या नहीं करना है, कितना शेयर करना है, उसकी भी अलग कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इंटरमीडिएट एक्ट नहीं करना है, शुड बी ट्रीटेड एज पब्लिशर्स एंड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट दे होस्ट। अगर ऐसा कोई कंटेंट जो मतलब कि सेंसिटिव है, अगर किसी सोशल मीडिया पे मिलता है, तो दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कंटेंट। फाइन। डाटा का लीक होता है तो जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको नोटिफाई किया जाएगा विद इन 72 आवर्स ऑफ कंपनी बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट बिल। इसके अलावा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे फॉर द डाटा ब्रीच। इसके अलावा जो भी डाटा फिड्यूशरीज होंगे, मतलब कि जो डाटा के साथ डील करते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, वो दे डील एक्सक्लूसिवली विद द चिल्ड्रन डाटा
must register themselves with the DPA, that is the Data Protection Bill. Fine, sorry, Data Protection Authority. अब आप देख सकते हो कि PDP बिल में क्या क्या की टर्म्स हैं, किस तरह से डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, पर्सनल डाटा कौन कौन सा होता है, नॉन पर्सनल डाटा कौन कौन सा होता है, डाटा प्रिंसिपल क्या है, मतलब कौन सा डाटा किस पर्सन से बिलोंग करता है, डाटा फिड्यूशरी क्या है, वो एंटिटी जो आपके डाटा को स्टोर करती है, कंट्रोल करती है और क्या करती है, अगर उसको कहीं ट्रांसफर करना है तो आपकी परमिशन से वो करती है। फाइन, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो गाइस ये जो माइन्यूज एनवायरमेंट में कवर होगी, देखो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है, ये सबसे पहले क्या करेगा, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है उसको अमेंड करेगा और बायोलॉजिकल जो आया गया था किसके लिए, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और किस तरह से जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है उसको आप फेयर और शेयर बेनिफिट्स में यूज़ कर सकते हो विद इंडिजीनियस एंड द लोकल कम्युनिटीज। इसमें एक एक्ट का एक और एम है कि इंडिया के जो ऑब्लिगेशन है अंडर द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नागोया प्रोटोकॉल, उनके ऑब्लिगेशंस को मीट करना है। अब गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नागोया प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा एक लाइन में, ठीक है, कि कब आया था और क्या इसका एम है। अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज किए गए, मतलब कि इसको अमेंडमेंट करने की क्या बात की जा रही है, क्यों की जा रही है और क्या अमेंडमेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि वाइल्ड जो मेडिसिनल प्लांट्स है उन पर प्रेशर रिड्यूस करेंगे और हम क्या करेंगे, ऐसे प्लांट्स की कल्टीवेशन को एनकरेज करेंगे क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं और इनसे रिलेटेड जो मेडिसिनल प्लांट्स रिलेटेड जो रिसर्च है, ये जो पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस है, उनकी प्रोसेस को ईजी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब कि जो भी हमारी आयुर्वेदिक से रिलेटेड जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो प्रैक्टिस करते हैं, दे आर एग्जम्प्ट टू रजिस्टर्ड, या मतलब जो रजिस्टर्ड है, सॉरी, दे आर मतलब कि अब उनको एक्सेप्ट कर दिया है, एंड पीपल असेसिंग कोडिफाइड ट्रेडिंग नॉलेज अमंग अदर फ्रॉम गिविंग प्रायर इंटीमेशन टू स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स फॉर असेसिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर सर्टेन पर्पज। सपोज करो कोई भी अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना चाह रहा है, जो रजिस्टर्ड बंदा है, अगर उसे किसी भी प्लांट का असेस चाहिए, किसी भी फॉरेस्ट चाहिए, किसी भी उससे, तो अभी उन्हें एक्सेप्ट कर दिया कि उन्हें जरूरी नहीं है कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पहले बताना पड़ेगा, तो उनको छूट दे दी गई है कि वो बिना बताए भी क्या कर सकते हैं, उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का असेस ले सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, पेटेंट एप्लीकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे, वाइडन करेंगे द स्कोप ऑफ लिवाइंग असेस एंड बेनिफिट शेयर करेंगे विद द लोकल कम्युनिटी। इसके अलावा हम कुछ सर्टेन प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज भी करेंगे और जो कुछ इम्प्रिजनमेंट, कुछ अगर वायलेशंस में इम्प्रिजनमेंट और फाइन थी तो उनको रिप्लेस करेंगे फाइन से, और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे जो डिटरमाइन करेगा पेनल्टीज कि अगर कोई इसने कोई वायलेट किया तो उसको कितना पेनल्टी लगनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर रिलीज रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन द इंडिया। तो कहते हैं जो माइनर सोशल इश्यूज में कवर होगी, रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि अगर हम अर्ली एजुकेशन ईयर्स में, स्पेशली जो 6 से 11 साल की उम्र में अगर बच्चों को हम स्किल प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। फाइन, तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब कि जो बेसिक लिटरेसी जैसे रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, और न्यूमरेसी जो बेसिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब है। इट रेफर्स टू द बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। ये एक बच्चे की एबिलिटी होती है कि वो कितना रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है बेसिक टेक्स्ट और परफॉर्म कर सकता है सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई थी, और जो निपुण भारत की गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा इस पे दबाव दे रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे। तो हाईलाइट देख लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्टेट से एक इंडेक्स प्रेजेंट किया करेंगे जिनकी बच्चों की एज 10 साल से कम है, मतलब कि किस स्टेट में बच्चों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी है या डेवलपमेंट अच्छी है, तो उनको हम रैंक दिया करेंगे। इसमें इंडेक्स 5 पिलर्स पे बेस्ड होगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर स्टेट में कैसा है, और एवरेज लिया जाएगा। असेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड द गवर्नेंस। टॉप स्कोरिंग जो रीजन है वो केरला एंड वेस्ट बंगाल है। स्मॉल और लार्जर स्टेट्स, मतलब ये आपको पता है वो केरला तो हो ही गई, और लक्षद्वीप और मिजोरम है, ये टॉप स्कोरिंग रीजन है यूनियन टेरिटरी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट कैटेगरी में। 5 पिलर्स में से स्टेट सबसे वर्स्ट कहाँ पे परफॉर्म करिए, गवर्नेंस, क्योंकि हमारा गवर्नेंस बहुत बेकार है। अब आप देख सकते हो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी किन पिलर्स पे क्या काम करना चाहते हैं। हेल्थ केयर कॉस्ट को लो करना चाह रहे हैं, एजुकेशनल हो गए तो आप हेल्थ का ध्यान रखोगे, चाइल्ड लेबर को रिड्यूस करेंगे, इनोवेशन को फोस्टर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, वी विल बी मोर सोशल रिस्पॉन्सिबल, इनकम क्रिएट करेंगे, टीनेज जो प्रेगनेंसी है अभी वैसे भी 18 साल से 21 साल कर दी गई है, और क्राइम में भी रिडक्शन होगी, बिकॉज बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले हमें अपना बजट एलोकेट को बढ़ाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों में कॉपरेशन बढ़ाना है,
2 आंगनवाड़ी वर्कर मॉडल विद 1 वर्कर डेडिकेटेड टू एजुकेशन कंपोनेंट, कुछ इस तरह से होना चाहिए। और जो भी हमारा अब तक करिकुलम है स्कूल का उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए, स्पेशली करंट कोविड सिनारियो में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ड्रॉप्स क्लोजेस फ्रॉम द ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। तो यदि जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो ये इकोनॉमी में कवर होगी। देखो सबसे पहले इस ड्राफ्ट का एम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी 2003 है उसको अमेंड करेगा, जो ऐसे इश्यूज़ के साथ एड्रेस करता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के किसी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को जो वीक करता है, मतलब कि उनको एड्रेस करता है। ये क्या करेगा, मेन इसका यही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका रेवेन्यू लॉस को मतलब रिड्यूस करने की बात कर रही है, बिकॉज इट क्लाइम्ड अप टू 5 लाख करोड़, मतलब इतना बढ़ चुका है तो उसको हमें कम करना है। इस बिल के क्या प्रोविजंस है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी लाइसेंस पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अलाउ प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू एंटर एंड कम्पीट विद द स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हमने पहले भी पढ़ा है, आई मीन कुछ दिन पहले पढ़ा है, क्या 2 दिन पहले। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं वो भी 2 तरह की होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट होती है। अगर आपको किसी प्राइवेट को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनना है तो आपको एक लाइसेंस लेना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को आना है, प्लेयर को आना है, तो उसको भी हमने लाइसेंस रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, तो वो कम्पीट कर सकता है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करेंगे कि वो एक नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी बनाए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके। एक हम क्या करेंगे, यूनियन सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होगा, जो अगर कहीं भी सब्सिडीज में कमी आ रही है तो उस डेफिसिट को पूरा करेगा। जैसे क्या होता है, आपको गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी कम रेट में दे देती है, सब्सिडाइज में दे देती है, लेकिन उससे किसका लॉस होता है, उससे लॉस होता है किसका, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, क्योंकि उनको वो पैसा सब्सिडाइज जो पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। तो ये जो फंड क्या करेगा, वो इसी डेफिसिट को पूरा करेगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, कुछ जैसे रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन है इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएंगे, सो दैट कि जो स्टेट कमीशन है वो भी इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अब हाउएवर काफ़ी जो स्टेट्स हैं उन्होंने हाईलाइट किए हैं काफ़ी कंसर्न्स रिगार्डिंग द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द ड्राफ्ट बिल। जैसे इन्होंने बोला है कि अगर आपने प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री कर दी तो उससे क्या होएगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो पावर जो प्रोवाइड करेंगे वो सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को देंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा ज़्यादा मिलेंगे और रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को नहीं देंगे। इसके अलावा क्या है, वो फिर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस के जो मतलब कि ऑब्लिगेशंस है उनको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है दैट रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स एंड जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं, जो जिनको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने आते हैं बाय नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स, ठीक है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिलहाल डिसाइड किया कि वो कुछ ड्राफ्ट बिल के कुछ जो क्लोजेज हैं उनको ड्रॉप करेगी आफ्टर रिसीविंग ऑब्जेक्शन फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी और क्या कंसर्न्स है ये हमने दोनों पढ़ लिए। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है change of mindset needed in the lower judiciary to encourage bail not jail for accused Supreme Court। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कवर होगा। देखो लोअर जुडिशरी लेवल पे ये बोला जा रहा है कि अभी अगर कोई क्राइम करता था हम उसको डायरेक्ट जेल कर देते हैं। इवन कि आज अभी भी जो हमारे प्रिजनर्स भरे पड़े हैं तो उसमें 2/3 प्रिजनर्स ऐसे जो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमें बेल को एनकरेज करना चाहिए एज कम्पेयर टू जेल। फाइन। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया अपना कंसर्न ओवर द ट्रायल कोर्ट। इन्होंने बोला है शोइंग कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो इजीली रिलीफ नहीं देते, तो उन्होंने बोला कि इतना आप मतलब कि जिद्दी क्यों बन रहे हो, जस्ट ग्रांट द रिलीफ डिस्पाइट वेरियस डिडक्शंस टू द एनकरेज बेल। मतलब कि इतना बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है दैट यस वी शुड एनकरेज बेल, बट स्टिल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर लाइक दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दे आर वेरी रिलक्टेंस इन ग्रांटिंग रिलीफ। इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में भी 70% जो प्रिजनर्स हैं वो भी अंडर ट्रायल हैं, जिसकी वजह से प्रिजन्स में ओवर मतलब कि उनका उस केस से कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है। उनके ऊपर अभी इल्जाम साबित भी नहीं हुआ है, बट स्टिल बस देर उनको प्रिजन में रखा हुआ, उनकी पूरी जिंदगी ऐसी कट जाएगी, जिसकी वजह से ओवरक्राउड हो रहा है, मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रही और उनका हाइजीन कंडीशन भी खराब हो रहा है। फाइन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अरेस्ट को हमें रूटीन मैनर में नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हेन द एक्यूज इज कोऑपरेटिंग इन अ प्रूफ, मतलब अगर मानते चलो ये गिल्टी है, अगर वो आपको कोऑपरेट करे इन्वेस्टिगेशन में, देन व्हाई टू उसको आपको मतलब जेल नहीं लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें बोला था कुछ गाइडलाइंस इशू की थी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस। देखो 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस होते हैं। एक कैटेगरी में वो ऑफेंस होते हैं जिनकी पनिशमेंट 7 साल या उससे कम की सजा होती है। तो इसमें आप क्या करते हो, जो भी आपको लगता है जो गिल्टी है आप उस ऑर्डिनरी उस बंदे को बुलाते हो टू अपीयर थ्रू द लॉयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग चार्जेस। अगर वो अपीयर नहीं होता है तो मतलब सपोज करो आपने उस बंदे को बुलाया कि आपको आज कोर्ट में आना है, लेकिन अगर वो नहीं आया तो उसको आप बेलेबल वारंट इशू कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि और अगर आया देन नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, अगर किसी को पनिश मिला विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर 7 साल से ज़्यादा की सजा,
तो उसमें बेल एप्लीकेशन डिसाइड की जाएगी ऑन द मेरिट ऑन अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, मतलब कि उस बंदे की अपीयरेंस कैसी है, क्या वो कर रहा है, वो डिपेंड करता है। सी में वो एक्ट्स होते हैं स्पेशल एक्ट्स जिसमें स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते हैं, जैसे एनडीपीएस, पीएमएलए और ईयूएपीए। फाइन, अब इसमें ये सेम एज कैटेगरी बी एंड डी है विद द एडिशनल कंडीशन। इसमें मतलब कि किस चीज पे आपको बेल मिल सकती है, उसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन इसमें ऐड हो गए। डी इकोनॉमिक ऑफेंसेस है जो इन ए बी सी कैटेगरी में नहीं कवर है, तो अगेन इसमें भी बेल एप्लीकेशन डिसाइड किया जाएगा ऑन द अपीयरेंस ऑफ, मतलब जब भी वो बंदा कोर्ट में हाजिर होगा, अपनी जो भी गवाही देगा उसके अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाएगा कि उसको बेल देनी है नहीं देनी है। नेक्स्ट न्यूज है छोटी छोटी न्यूज अपनी, राइट टू बी फॉरगॉटन। सेंटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 है उसमें एक प्रोविजन है रिलेटेड टू राइट टू बी फॉरगॉटन। सेंटर ने ये भी बोला है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो राइट टू प्राइवेसी के अंडर आता है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। राइट टू बी फॉरगॉटन एक इवॉल्विंग कंसेप्ट है इंडिया में, जहाँ पे इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ भी ऑनलाइन पोस्ट को रिमूव कर सकता है या डिलीट कर देता है, जिसमें कुछ एम्बैरसिंग पिक्चर हो, वीडियो या न्यूज़ है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई 10 साल से अपने फेसबुक को अकाउंट बनाया और 10 साल पहले आपने कोई फोटो अपलोड करते हो और आप वो देखते हो तो आपको लगता है कि अरे यार मैं कितना बुरा दिख रहा था तब, तो आपने डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये बात है। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे आपकी राइट टू प्राइवेसी और आपकी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, वुमेन के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएंगे इंटरनेट पे, और सोशल और इकोनॉमिक आइसोलेशन भी अवॉइड किया जाएगा। नेक्स्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एक पेरिस इंस्टीट्यूट, मतलब पेरिस बेस्ड एक वर्ल्ड का लीडिंग एनजीओ है इन द डिफेंस, और क्या करता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ये कंसल्टेटिव स्टेटस, मतलब कि यूएन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसे कंसल्टेटिव स्टेटस दे रखा है। ठीक है, ये क्या करता है, एनुअली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश करता है, मतलब कि कौन सी कंट्री को प्रेस फ्रीडम कितनी है। ठीक है, रिसेंटली क्या इसने कुछ फाइंड आउट किया है। करंटली जो 488 मीडिया प्रोफेशनल्स है अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें जेल में दिया गया है, जो कि 25 साल में हाईएस्ट है। बाय कॉन्ट्रास्ट अब जो मीडिया प्रोफेशनल्स हैं को उनको मारा भी जाता है ना। द नंबर किल्ड दिस ईयर वाज द लोएस्ट, मतलब कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो तो हाईएस्ट है लेकिन किल्ड लोएस्ट है ड्यू टू द रिलेटिव स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वेस्ट एशिया। मोस्ट डेंजरस कंट्री कौन से मीडिया प्रोफेशनल्स की, तो भाई आपका इंडिया भी है। मैक्सिको, अफगानिस्तान, यमन एंड द इंडिया। आपका क्या अपना इंडिया है। नेक्स्ट है MIS, दैट इज अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल। अभी के जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है उन्होंने एक MIS पोर्टल को डेवलप किया है, जिसमें वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक करेगा लैंड एक्विजिशन प्रोजेक्ट के बेसिस पर, मतलब कितना, मतलब कि अच्छा है, कितना प्रोसेस अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, अंडर टू द राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 2013। फर्स्ट फेज में जो लैंड एक्विजिशन है वो लिया गया है 1 जनवरी 2014 से, और ये कवर किया जाएगा फॉर द रैंकिंग पर्पज, मतलब कि इसके बाद क्या प्रोग्रेस है उसके डाटा को स्टेट वाइज कंपेयर किया जाएगा और रैंक किया जाएगा। रैंकिंग को ईजियर बनाया जाएगा फॉर द स्टेट्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट न्यूज है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। देखो स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज कुछ शेल कंपनीज होती हैं। देखो शेल कंपनीज को इसलिए क्रिएट किया जाता है, देखो ये ऐसी कंपनीज होती हैं जैसे फेक कंपनीज होती हैं। फाइन, इनका सोल पर्पस ये होता है कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हो और उसके बाद उसको मर्ज कर रहे हो। लाइक बस सपोज करो इंडिया में टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो कंपनी क्या करती है, अपना सिर्फ यहाँ पे एक ऑफिस खोल देगी छोटा मोटा, ये बोलने के लिए कि हम इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्चुअली में वो ऑपरेट करेगी कहीं और कंपनी में, कंट्री में, जो कि टैक्स हेवन कंट्री होगी। तो ये एक तरह की शेल कंपनी होती हैं। इनका अपना बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन ये कैपिटल को रेज करती है थ्रू एन IPO टू एक्वायर प्राइवेट कंपनीज लेटर ऑन। ठीक है, करंटली इंडिया में इनको IPO के थ्रू कैपिटल रेज करना अलाउड नहीं है। इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी बोलते हैं, बिकॉज इनके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको खुद नहीं आइडिया होता कि वो कहाँ पे कैपिटल अपनी यूटिलाइज करेंगे। फाइन, तो इंडिया में अभी ऐसा कोई मतलब अलाउंस नहीं है, परमिशन नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो ने क्या किया, अभी एक SSLV को डेवलप किया है प्राइवेट प्लेयर के साथ पार्टिसिपेट करके, और इसको 2022 के पहले क्वार्टर में लॉन्च किया जाएगा इन बिटवीन जनवरी टू मार्च। ये 3 स्टेज होगा ऑफ ऑल द सॉलिड व्हीकल, 3 तरह के, जिसमें 500 kg सैटेलाइट तक को लॉन्च कर सकता है इनटू 500 किलोमीटर ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट। ये कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल होता है, हाई लॉन्च फ्रीक्वेंसी होती है, क्विक टर्न आउट कैपेबिलिटी होती है इन ऑर्डर टू लॉन्च ग्लोबल लॉन्च सर्विसेज मार्केट फॉर द स्मॉल सैटेलाइट। जैसे PSLV भी होता है, GSLV भी होता है, तो जिनका वजन कम होता है उनको लॉन्च करता है। अब जैसे चंद्रयान वगैरह जिसका बहुत ज़्यादा होता है वो GSLV यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड वेव प्रेडिक्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो भाई तैयार रहो,
अभी क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कोल्ड वेव, देखो कोल्ड वेव जैसे हीट वेव होते हैं, लू की एक एक्सट्रीम कंडीशन को हम हीट वेव बोलते हैं, उस तरह कोल्ड वेव क्या होता है, वो कंडीशन होती है जब एयर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो, मतलब इतना लोएस्ट हो जाएगा कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए फैटल होगा। फाइन। क्राइटेरिया क्या यूज़ किया जाता है कोल्ड वेव की, कोल्ड वेव आ रही है, ये नहीं कि एक दिन का टेम्परेचर लो हुआ तो अपने कोल्ड वेव बोलते हैं, नो। इसमें देखो प्लेन्स के लिए अलग क्राइटेरिया, हिल स्टेशन के लिए अलग और कोस्टल एरियाज के अलग। प्लेन्स जहाँ पे आप लोग रह रहे होंगे, दिल्ली वाले लोग या फिर हरियाणा पंजाब वाले, जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस रहे, ठीक है, और टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अगर व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू और लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अगर 4.5 डिग्री से 6.5 डिग्री सेल्सियस कम है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री से कम है 4.5 या 6 डिग्री, मतलब नियर अबाउट 4 या 6 डिग्री हो, और व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज लेस देन और इक्वल टू द 4 डिग्री सेल्सियस। हिल स्टेशंस में क्या है, जब मिनिमम टेम्परेचर या तो 0 डिग्री सेल्सियस हो या इक्वल हो, और मिनिमम टेम्परेचर या बिलो द नॉर्मल इतना कम हो, मतलब मेरी बात समझ रहे हो, 10 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर इससे कम है 4 या 6 कम, मतलब 6 या फिर 4 हो। कोस्टल एरियाज में जब मिनिमम टेम्परेचर इक्वल टू 15 डिग्री हो या फिर इससे 4.5 या 4.5 डिग्री कम हो। फाइन। नेक्स्ट है, इट कुड बी लास्ट न्यूज, यस, कुछ प्लेसेस एंड न्यूज में जरा हम पढ़ लेते हैं। ग्वादर पोर्ट एरियाज विटनेसिंग प्रोटेस्ट इन द बैकड्रॉप ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वर्क इन द प्रोग्रेस। ग्वादर बलूचिस्तान के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस में लोकेटेड है। वार्म वाटर डीप सी पोर्ट है, अरेबियन सी में लोकेटेड है। ये नेचुरल हैमर हेड शेप पेनिनसुला है। इन इट्स क्लोज, यहाँ पे एक चाबाहर पोर्ट भी ईरान में है, मतलब कि इसका ये जो कि इंडिया ईरान में बन रहा था, इन द गल्फ ऑफ ओमान, इसको इंडिया के तौर डेवलप किया जा रहा है एंड इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द ट्रेड एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव फॉर इंडिया। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में इसलिए कि यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है उसमें कुछ दिक्कत आई है। नेक्स्ट है फिलीपींस, कैपिटल जिसकी मनीला है। टाइफून राई यहाँ पे आने वाला है जो कि साइक्लोन की ही एक नेम है। ठीक है, फीचर्स क्या जरा हम पढ़ लेते हैं इसके। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये आर्किपेलो लाइज करते टू द ईस्ट ऑफ साउथ चाइना सी एंड वेस्ट ऑफ द फिलीपींस सी। ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते विद द चाइना, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, पलाऊ, ताइवान एंड द वियतनाम। जोग्राफिकल फीचर्स के माउंटेन टेरेस देखने को मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट है, वोल्केनोस, प्लेन्स, कोस्टल एरियाज भी हैं, कुछ यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस भी प्रेजेंट है, आप इनके नाम पढ़ सकते हो। ताल, मायोन, पीना, जो हाईएस्ट पॉइंट के माउंट टैपो और लॉन्गेस्ट रिवर क्या है यहाँ पे कागयान रिवर। तो गाइस यहाँ पे जो 17 दिसंबर के डेली करंट अफेयर्स वो कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।